हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 2-3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपसे अति लघु और लघु में वो प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, और पिछले कई सालों से रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कई सालों से आपके पूछे आ रहे हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्लास 12 फिजिक्स के 2-3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, समझ लिए 100% आपके प्रश्न आएंगे पेपर में। तो ये मान के आपको तैयारी करनी है, और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ में इनको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किरचॉफ का नियम क्या है? आपसे बहुत बार पूछा आता है पेपर में। ऐसा नहीं हो सकता आपके पेपर में कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, आपके पेपर के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं आपके पेपर में घुमा फिरा के 7 सेट में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा किरचॉफ से। ठीक है, किरचॉफ के क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, बोला जा रहा है आपसे किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ के आप जानते हैं किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहले नियम को हम लोग कहते हैं संधि का नियम, और दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम। पहले नियम की बात कर लें। पहले नियम में आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, संधि का नियम। ठीक है, उसमें आप बताएंगे किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई परिपथ है हमारा, कोई सर्किट है, उस पर कोई हमारा सर्किट है, यानी कि संधि हो रही, ज्वाइंट पर मिलने वाली धाराएं, जितनी भी धाराएं आ रही हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट पे, किसी भी सर्किट में जितनी भी धाराएं आ रही हैं उन सबका बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, शून्य होता है। ठीक है, तो यही हमारा संधि का नियम कहता है। ठीक है, इस नियम को किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि का नियम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसका कहने का मतलब जो स्टेटमेंट है वो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, I इक्वल टू, यानी सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा इसलिए लगा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, पूरे बीजगणितीय धाराओं का योग। सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग, मैंने जितनी भी धाराएं हैं सबका योग लिया गया टोटल। अब जितनी भी धाराएं हैं, हमें तो नहीं पता सर्किट में कितनी भी धाराएं हैं, आपको भी नहीं पता, लेकिन जितना भी सर्किट कह रहा है I1 I2 I3 I4, जितनी भी धारा हो सकती है इनफाइनाइट, तो सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी कि उनका जितना भी बीजगणितीय योग है वो शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग दूसरे नियम की। दूसरा नियम कह रहा है बंद पास का नियम। बंद पास का नियम क्या होता है भाई? इसमें लिखा देखिए, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर दोनों का गुणनफल का योग लिया जा रहा है, यानी कि उस परिपथ में लगे प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफल। एक तरफ तो हमने ये ले लिया, जो हमारे प्रतिरोध लगे हैं और हमारी जो धाराएं लगी हैं, उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? जो उनमें वोल्टेज लगे हैं, यानी कि जो विद्युत वाहक बल लगे हैं, उनके गुणनफल के बीजीय योग के बराबर होना चाहिए। उनके बीजीय योग के बराबर होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। यानी कि आप इक्वेशन समझ सकते हैं, सिग्मा आई आर, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए? बराबर सिग्मा ई, यानी विद्युत वाहक बल भी बल के बीजीय योग के बराबर होना चाहिए। ये हमारा बंद पास का नियम है, इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के 2 नियम हो गए। पहला नियम था संधि का नियम, दूसरा नियम है बंद पास का नियम। तो ये 2 नियम हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है वो आपको बता देना। अति लघु में आपसे पूछा सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में 3 नंबर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नंबर बढ़वाते हैं। ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय वस्तु कौन कौन सी होती है आप जानते हैं? लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे आइटम जो चुंबक से चिपकते हो, ठीक है, को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, ठीक है, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जितना भी एरिया है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की आपकी परिभाषा हो गई, नोट कर लिए, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी आ चुकी है पेपर में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चालक क्या होते हैं? ठीक है, चालक क्या होते हैं आपको बताना है। तो सीधी सी परिभाषा है उसकी, आप बता सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। ऐसे मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं, ठीक है, अप्लाई करें, तो उसमें आवेश प्रवाह आसानी से हो जाए, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स में जो मूव हो जाए, तो उन्हीं को हम लोग चालक कहते हैं, या वो चालक कहलाते हैं। जैसे लोहे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसमें जैसे ही हम अपना कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लोहा हो गया, और क्या है, चांदी आदि, यानी कि लोहा, चांदी आदि जितने भी पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो कि जिसमें आसानी से हमारा विद्युत प्रवाह हो सके, यानी आवेश प्रवाह हो सके, तो उन्हीं को हम लोग चालक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं,
ठीक है, एक एक करके आप ध्यान समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, दिक्पात कोण क्या होता है। ठीक है, दिक्पात कोण आपने नाम जरूर सुना होगा, दिक्पात कोण क्या होता है। ठीक है, ये भी आपसे अति लोगों में पूछा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसका आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, किसी स्थान पर, कोई भी स्थान हो सकता है हमारा। ठीक है, याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर, हमारे 2 याम्योत्तर होते हैं। आपने चुंबकीय क्षेत्र का जो आपको चैप्टर होगा उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चुंबकीय याम्योत्तर या फिर भौगोलिक याम्योत्तर, इन दोनों के बीच का जो न्यून कोण होता है उसी स्थान को हम लोग दिक्पात कोण के नाम से जानते हैं, या उसी को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। और एक नई चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी है मैंने, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो दिक्पात कोण होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसका मान होता है। ध्यान रखिएगा, दिक्पात कोण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आँख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आँख की समंजन क्षमता क्या होती है उस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। आवश्यकता अनुसार यानी कि हमारी जितनी भी आवश्यकता है उसके अनुसार अपने हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करें या फिर ज़्यादा करें। ठीक है, तो उसी क्षमता को हम लोग आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को ही आँख की समंजन क्षमता कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से बहुत ही सीधे साधे आंसर हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विचलन कोण क्या होता है। विचलन क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा समझ लिए, आपको पता होना जरूरी है। सर आप बताएंगे, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। कोई प्रिज्म है, उस पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के बाद प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा कि ठीक है, निर्गत किरण की दिशा कि इन दोनों के बीच में जो कोण बना होता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की स्थिति से जो कोण बनता है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा चुका है पेपर में। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल क्या होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा क्वेश्चन कि नाभिकीय बल क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा देनी है। छोटी सी परिभाषा है, 2 लाइन की, आप बताएंगे, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, ऐसा बल है जो कि नाभिक के अंदर लगता है। ध्यान रखिएगा, ये बल है, देखिए नाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाभिकीय बल यानी कि नाभिक के अंदर लगने वाला बल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रहता है। अच्छा, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बल लग रहा है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को आपस में बांधे रखेगा। तो इन्हीं दोनों को जो बांधे रखता है उसी को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए साथ में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समस्थानिक क्या है। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, समस्थानिक क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा चुका है, समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। कहने मतलब कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है, तो उन्हीं को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्लोरीन लिया गया है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 17 है और भार उसका कितना 35 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा भी क्लोरीन लिया गया है, उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, यानी 17 लिखा हुआ है, और परमाणु भार 36 लिखा हुआ है। कैसे ये चीज़ हुई है, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे आई, देखिए इसका जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भर कितना होता है 35.5, ये इसका एक्चुअल होता है। जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं वो यही है। ठीक है, 17 और 35.5, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं पर 35 भी लिया जाता है, कहीं पर 36 भी लिया जाता है, जहाँ पर हमको एक्चुअल वैल्यू निकालनी रहती है। तो ये समस्थानिक है। अच्छा, समभारिक क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, समभारिक क्या होते हैं। ठीक है, समभारिक वो हो जाएंगे जिनका द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगी, ठीक है, और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगा, उनको हम लोग समभारिक कहते हैं। समभारिक का मतलब क्या है, मतलब भार उनका बराबर रहे। ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, जो मतलब द्रव्यमान संख्या है वो उनकी बराबर रहे, यानी कि जो परमाणु भार है वो उनका बराबर रहे, तो उनको हम लोग समभारिक कहेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक मतलब, ठीक है, उसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकता है समभारिक में, ठीक है, लेकिन परमाणु भार समान होना चाहिए, तो उनको हम लोग समभारिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है जो लेंस की फोकस दूरी है वो किस बात पर निर्भर करेगी। तो आपको बताना है, लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है, किस किस बात पर निर्भर करती है आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो किस बात पर निर्भर करती है, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। किन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे जो पहली चीज़ है वो किस पर
जो सबसे पहली चीज़ है वो किस पर निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या पर। लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर भी निर्भर करती है। और तीसरी प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है, कैसा रंग है प्रकाश का। ठीक है, तो इन चीज़ों पर निर्भर करती है हमारी लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। ये आपसे वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसको वाइवा की तरह से भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है या फिर कहाँ होता है। तो आप बताएंगे निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। इसको रट लीजिए, वाइवा में भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है और एग्जाम में तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। ये तो बात निकट बिंदु की हो गई। अगर तो बात निकट बिंदु की हो गई, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले या फिर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि दूर बिंदु जो होता है, दूर आपका जो दूर दृष्टि बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे उसका जो होता है वो अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट। यानी जो दूर दृष्टि दोष का जो बिंदु होता है, यानी जो दूरदृष्टि का जो बिंदु होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, पेपर में पूछा चुका है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछा सकता है। तो आपको सीधे सीधे रट लेना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है, तो एक तरह से वाइवा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा सकते हैं क्योंकि भाई अति लघु है। ठीक है, मौखिक क्वेश्चन है तो ये आपसे वाइवा में जरूर पूछा सकते हैं। पेपर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।